पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर्स हैं, डिसोल्यूशन उनमें लास्ट चैप्टर है, और ये जितने भी चैप्टर अभी तक हमने पार्टनरशिप के किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईजी है। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। क्या मतलब है डिसोल्यूशन का और ये क्यों ईजी हो गया, इसका एक खास कारण है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि हमने अपना बिजनेस अब क्लोज करना है। कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल होता है, तोड़ना फोड़ना तो बहुत आसान होता है। मकान बनाना हो तो सालों लग जाते हैं और तोड़ना हो तो एक दिन में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए एडमिशन, क्रिएशन, उसमें तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट करने पड़े, काफ़ी मेहनत करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख के हम वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन अगर बात क्लोज करने की होगी तो वो सबसे आसान काम होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको सबसे कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, सबसे कम तरह की एडजस्टमेंट आएंगी। चाहे तो एक ही क्लास में हम सारी एडजस्टमेंट खत्म कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कहें तो एक ही क्लास में सारे चैप्टर के कंसेप्ट खत्म हो सकते हैं, बट इतनी भी फास्ट नहीं करेंगे। तो डिसोल्यूशन हमारे लिए आसान चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम में मस्ट ये क्वेश्चन आता ही आता है इसका। अब अगर डिसोल्यूशन की बात करें, मैंने बता ही दिया डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस को हमें क्या करना है, अब क्लोज करना है। अच्छा, अगर आपको बिजनेस क्लोज करना हो, मैं कहता हूँ छोड़ो पार्टनरशिप, किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, 10 साल उसने बिजनेस चलाया और अब 10 साल के बाद उसको लगता है कि अब आगे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है, आगे बिजनेस कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और शुरू किया जाए, कोई और काम करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर वो डिसोल्यूशन करने का मतलब बिजनेस को क्लोज करने का फैसला लेता है, तो क्या वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में फंस गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे रियलाइज करने की कोशिश करेगा या ऐसे ही छोड़ के बिजनेस चला जाएगा? अगर किसी कस्टमर के पास कोई अमाउंट ड्यू है तो उससे डिमांड करके उससे रिकवरी करने की उसे कोशिश करनी चाहिए, या जो भैया बिजनेस बंद कर दिया तो तू पैसा लेकर मस्त रह, तेरे से पैसा मांगेंगे नहीं, ऐसा होगा क्या? अगर उसने कोई शॉप खरीद ली थी, अब शॉप जब बिजनेस करना नहीं तो शॉप की मनी इन्वेस्ट रखने का क्या फ़ायदा, उसको वो पैसा निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई मशीन पड़ी हुई है, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो उसे अब रखने का कोई लॉजिक नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, अगर उसे आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना तो जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको उसे क्या कर लेना चाहिए, कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एसेट तो किसी काम में नहीं आएगी, अगर वो कैश होगा तो वो किसी भी काम में लेकर आ सकेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, इसी दौरान हो सकता है बिजनेस के ऊपर कुछ कर्जे भी रहे हों, किसी क्रेडिटर का पैसा चुकाना है, किसी से लोन ले लिया था बिजनेस को चलाने के लिए। अब अगर तुम बिजनेस बंद कर रहे हो तो जिन लोगों से हमने बिजनेस के लिए कर्जे लिए थे, उधार लिया था, हमें उनकी पेमेंट ईमानदारी से कर देनी चाहिए, या बिजनेस करना है तो पैसा देकर क्या करेंगे, कैसा होना चाहिए भाई? अगर हमने उनसे कभी सामान खरीदा था, बिजनेस बंद भी करें, ठीक है, आगे सामान नहीं खरीदा, लेकिन जो पुराना अकाउंट है वो तो क्लियर करना चाहिए, ठीक है। यही सारा का सारा प्रोसीजर कोई भी टाइप का बिजनेस हो हमें फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप कंपनी का लिक्विडेशन करें, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का करें, और चाहे पार्टनरशिप का। हमने अगर ये फैसला ले लिया कि बिजनेस को आगे चलाएंगे नहीं, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करेंगे, जितनी भी कलेक्शन हो सकती है उतनी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल है, अकेले बिजनेस करेंगे तब भी ऐसा करेंगे, और 2-3 लोगों ने पैसा फंसा दिया वो भी ऐसे ही करेंगे। वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कैश का वो अपनी निजी लाइफ में इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो पूरा पैसा वो अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई कर्जा उनके ऊपर है, कोई लायबिलिटी उनके ऊपर है, तो ईमानदारी की बात है उनको वो लायबिलिटी पहले चुकानी होगी, उसके बाद जो बैलेंस बचा वही पैसा पार्टनर अपनी पॉकेट में डालेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है सभी पार्टनर को बराबर पैसा मिलना चाहिए? जिसने जितना कैपिटल डाली थी उसी हिसाब से उसको रिफंड मिलना चाहिए, जिसने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी उसी हिसाब से उसको मनी रिटर्न की जाएगी। किसी ने ज़्यादा पैसा बिजनेस में डाला था, बिजनेस बंद कर दिया, उसको ज़्यादा पैसा रिटर्न करना। किसी ने कम पैसे की कैपिटल लगाई थी, बिजनेस हमने क्लोज कर दिया, तो उसको कम पैसे वापस करेंगे। जिसने जितनी मनी इन्वेस्ट की थी उसी हिसाब से उसे लास्ट में रिफंड मिलेगा। सबको समझ में आ गया क्या करने वाले? हमारा पर्पस है कि हम अपने बिजनेस की सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्पोज करने वाले हैं। डिस्पोज करने का मतलब है सबके अकाउंट फिनिश करने वाले, मुंह छुपा के नहीं जाएंगे, आराम से सबके पेमेंट करके, सबके उधार चुका के फिर ईमानदारी से जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए, क्योंकि बिजनेस हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना, हम अपने अकाउंट्स को सबसे पहले क्लोज करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस काम के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम हम रखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है रिकवरी,
ये तो हमें पता चल ही गया, रिकवरी करना हमारा टारगेट होगा। तो हम सबसे पहले अपना एक अकाउंट कौन सा ओपन कर लेंगे, रिकवरी अकाउंट, जिसको हम क्या नाम देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही आसान है ये बनाना, क्योंकि हमने क्लोज करना है। क्रिएट में तो बहुत टाइम लगता है, क्लोज करने में बहुत कम टाइम लगता है। रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर का भी हिसाब करेंगे, लेकिन पार्टनर का हिसाब पहले नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लेन देन होंगे जिनसे कैपिटल का बैलेंस बदल भी सकता है, इसलिए कैपिटल का अकाउंट ओपन कर लेंगे, उनको रिफंड करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक हमें रिकवरी अकाउंट बनाना है, दूसरा हमें क्या करना है, अपने पार्टनर्स के अकाउंट ओपन कर लेने हैं, क्योंकि उनको मनी रिटर्न करनी है और वो पैसा हम बाद में रिटर्न करेंगे। मैं ये सारा का सारा प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन को यूज़ करूँगा, उसकी हेल्प से मैं सारे कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में जो है पेज नंबर 1, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं सारे के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के डिस्कस करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं जिनके नाम ए एंड बी है। एक हमारे पास कैश का आना जाना लगा, रिकवरी करोगे तो किस फॉर्म में रिकवरी होगी भाई, कैश में ना, तो कैश का अकाउंट भी हम ओपन कर लेंगे, ताकि जो भी कैश हमारे पास कलेक्ट हो रहा है या पेड हम कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग वहाँ पे की जा सके। तो 3 अकाउंट हमने सबसे पहले क्रिएट करने हैं। एक ही नया अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है बैलेंस शीट में। हमने एक नया अकाउंट कौन सा क्रिएट कर लिया, रियलाइजेशन अकाउंट। अब कैसे इसके अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट है जिनको कि हमने ओपन कर रखा है। इसमें आपके पास बहुत सारी एसेट्स के नाम भी है और बहुत सारी लायबिलिटीज़ के नाम भी है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले एसेट्स, कोई भी एसेट का अकाउंट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि उसका अकाउंट बनाओ, लाइक इसमें गुडविल दिया है, तो अकाउंट अगर बनाने के लिए मैं बोल दूं तो तुम उस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में बैलेंस पुटअप करोगे कि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। सबको पता है कि जितनी भी एसेट होती है उनके किस टाइप के बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि गुडविल का अकाउंट बनाओ, कहोगे सर गुडविल अकाउंट बनाओगे तो इसके अंदर तो बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। आपने बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, कितना बैलेंस दिया हुआ है, 10,000, यही होगा ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग का भी बैलेंस है, तो बिल्डिंग का अकाउंट भी आपने कहीं ना कहीं तो बनाया होगा। आपने एक बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, कहाँ पे रखा होगा उसका बैलेंस, डेबिट साइड में, यहाँ पे रहा होगा बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस, 25,000। एक और इसमें एग्जांपल के लिए अकाउंट बना लेता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कहाँ पे रहा होगा इसका बैलेंस भी, डेबिट साइड में, कितना बैलेंस रहा होगा, 25,000, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें बोला कि मैंने बिजनेस को बंद करना है। जैसे ही मैंने बोला बिजनेस को बंद करना है, इसका मतलब आगे फ्यूचर में भी इनके अकाउंट कंटिन्यू करने की जरूरत होगी क्या। हम बिजनेस ही नहीं करेंगे तो अकाउंट क्यों कंटिन्यू करेंगे। आज ही हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करने का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। कैसे अकाउंट क्लोज होंगे, हमने एक नया अकाउंट बना लिया है, रिकवरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिकवरी अकाउंट, जिसका नाम क्या रख दिया जी, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम हर उस असेट जिससे कि हमें ऐसा लग रहा है कि रिकवरी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि वो रिकवरी करा सकता है, तो आप कहोगे इसका अकाउंट मैं क्लोज कर रहा हूं और इसे रिकवरी अकाउंट में भेज रहा हूं ताकि इसकी रिकवरी की जा सके। तो मेरा सवाल ये, क्या आपको लगता है गुडविल से फ्यूचर में रिकवरी की जा सकती है, रिकवरी हो सकती है क्या गुडविल से, कुछ मनी वनी कोई दे देगा क्या, गुडविल के पैसे कोई देता है क्या। आपने एडमिशन किया, नए पार्टनर को बुलाया, उसने गुडविल के पैसे दिए या नहीं दिए, दिए। तो अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता है, वो बताइए आपको कुछ पेमेंट करने के लिए तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता। वो कहेगा जमा जमाया बिजनेस है, सारी चीज़ें मेरे को दे दो, गुडविल के पैसे थोड़े से ले लो, मेरे को सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी पड़ेंगी। समझ में आ रही बात ये। तो इसका मतलब गुडविल हमारे को फर्स्ट लुक में क्या लगती है, रिकवरी के चांस है या नहीं है। अगर आपको लगे 100% चांस नहीं है तो आप इसे रिकवरी अकाउंट में मत भेजना, लेकिन अगर आपको लगता है 1% चांस भी रिकवरी हो सकती है तो इसे जरूर भेज देना। तो बताइए आपको लगता है कुछ रिकवरी के चांस या बिल्कुल नहीं, चांस है, हो सकता है कि गुडविल से कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाए, तो हम कहेंगे ठीक है जी, ये रिकवरी के लायक हमने फिलहाल घोषित कर दिया। जैसे ही आपने किया वैसे ही आप इसका अकाउंट क्लोज करके इसे रिकवरी अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। अब कैसे अकाउंट क्लोज कैसे होगा भाई, डेबिट साइड में 10,000 पड़ा हुआ है, जब तक दोनों साइड बराबर ना हो ये अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता जिंदगी में। तो अगर ये डेबिट है 10,000 तो मुझे कोई ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी जिससे इसकी कौन सी साइड में भी आ जाए, 10,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो मैंने क्या जर्नल एंट्री बनानी है, मैंने बनानी है जी, इसको क्रेडिट कर दो, यहाँ पे उस रिकवरी अकाउंट का नाम भर दो जहाँ पे इसे ट्रांसफर करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, समझ में आ रही है एंट्री।
और कितने की एंट्री बनाएंगे, जितना अमाउंट उसमें जरूरी है जीरो करने के लिए। कितना अमाउंट जरूरी होगा, पूरे 10,000। जब मैं इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक एंट्री नजर आने लगेगी रिलेशन की डेबिट साइड में, टू गुडविल अकाउंट ₹10,000, और इस दोनों साइड अकाउंट इसकी बराबर हो गई है। इसका मतलब ये वाला अकाउंट अब मुझे आगे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका बैलेंस जीरो मैंने डिक्लेयर कर दिया। सबको समझ में आया? एक अकाउंट को मैंने भेज दिया रिकवरी के लिए। अगला अकाउंट कौन सा भी, अगला अकाउंट बिल्डिंग। बिजनेस तो आगे चलाना नहीं है तो बिल्डिंग का अकाउंट भी आगे कंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंद करो इसको, और पहले बंद करने से पहले एक बार डिसीजन लेना, क्या रिकवरी करा सकता है या नहीं करा सकता बिल्डिंग से रिकवरी हो सकती है? हाँ जी, बेचेंगे, प्रॉपर्टी तो बेची जाती है। प्रॉपर्टी डीलर को बोलेंगे बिकवाएगा हमारी प्रॉपर्टी। इवन यहाँ पे लिखे हैं 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख भी मिल जाए। तो हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, ये भी रियलाइजेशन के लायक है। भेजो फिर से रिकवरी अकाउंट में। तो मेरे को एक एंट्री बनानी पड़ेगी, 25,000 डेबिट है ना, तो मुझे एक ऐसी एंट्री बनानी पड़ेगी कि पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाए। उसके लिए 25,000 कौन से साइड में डालना जरूरी है, क्रेडिट साइड में। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनानी पड़ेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और कितने की एंट्री बनाएंगी पड़ेगी, 25, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। और जैसे ये जर्नल एंट्री बनेगी उसका इफेक्ट होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गया। तो रिलेशन की डेबिट साइड में यहाँ पे आपको बिल्डिंग लिखी नजर आने लगेगी 25,000। एक इफेक्ट ये रहा और एक इफेक्ट यहाँ पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। दोनों साइड बराबर कर दिया आपने, जानबूझ के आपने किया, आपने इसीलिए किया ताकि इसकी दोनों साइड बराबर हो जाए और आपका अकाउंट फिनिश हो जाए। अब आपके पास बिल्डिंग का बैलेंस खत्म, बिल्डिंग अकाउंट अब आपके पास नहीं है। ठीक है, समझ मेरी बात? अब बताइए अगला अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी। आपको क्या लगता है रिकवरी हो सकती है इससे? भेजो फिर रिकवरी अकाउंट में। क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जैसे आप ये जर्नल एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने की एंट्री बनानी पड़ेगी भाई, पूरे 25,000 की, ताकि वो अकाउंट जीरो हो जाए। तो मुझे एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन, और एक बार यहाँ पे लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 25,000। सबको समझ मेरी बात? चलिए अगला फटाफट वैसे ही बता दिए, इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है आपको, इन्वेस्टमेंट से रिकवरी हो सकती है क्या? अगर आपको लगता है 1% चांस भी इन्वेस्टमेंट से रिकवरी हो सकती है तो ये रिकवरी अकाउंट में भेजा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आपने कभी शेयर बाजार में, कभी डिबेंचर में, कभी बॉन्ड में, कभी म्यूचुअल फंड में कभी पैसा लगा दिया, बताइए पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिल सकता? रिकवरी हो सकती है। आप जाके स्टॉक एक्सचेंज में बेच देना अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आपको मनी रिकवर हो जाएगी। तो हमने क्या डिक्लेयर किया, भैया ये भी रिकवरी करा सकता है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी अभी इसकी, सीधा जर्नल एंट्री बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही जर्नल एंट्री का इफेक्ट लोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा नजर आएगा, और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अब बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट इसका क्लोज हो चुका है। एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, अकाउंट फिनिश। हम बिजनेस चलाने ही नहीं आले तो अकाउंट क्यों आगे कंटिन्यू करें, इतना बोझ क्यों लाद के चौके। हमने अकाउंट को कट करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ मेरी बात? अगला डेटर्स। बताइए डेटर से रिकवरी होगी क्या, ग्राहकों से रिकवरी हो सकती है? हाँ, जाएंगे मांगने जाएंगे, बिजनेस बंद हो गया तो क्या हो गया, उनसे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे सब लोग, नहीं तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेकिन तब भी मिलेगा। डिक्लेयर हो गया ये भी रिकवरी के लायक है तो भेजेंगे इसे भी रिकवरी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या जर्नल एंट्री है कि हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और यहाँ पे फिगर हमारे पास आने वाली है 15,000। अकाउंट हमने एक और क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर स्टॉक से भी रिकवरी हो जाएगी भाई, ये तो हमारा प्रोडक्ट है, बेच के रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ₹10,000। उसके बाद अगली एंट्री है कैश। भाई कैश तो कैश अकाउंट में ही छोड़ दो, अभी तो बहुत सारा पैसा लेना देना है, इसलिए इसका अकाउंट बंद करने की और इसको रिकवर करने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी रिकवर्ड है। तो मैंने कैश अकाउंट बनाया। जितने भी अकाउंट बनते हैं सब में बैलेंस किस नाम से लिखा जाता है, बैलेंस BD। तो अगर मैंने कैश अकाउंट में लिखा, ये तो अकाउंट में ओपन ही कर रहा हूँ, तो मुझे कितना बैलेंस लिखना पड़ेगा जी, 13,000 तो पुराना बैलेंस है। अब जो नया कैश आएगा उसकी एंट्री बाद में कर देंगे। सबको समझ में? आखिरी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में क्या इंडिकेट करता है कि बिजनेस में कभी लॉस हुआ था, कभी बिजनेस में लॉस हुआ। अच्छा बताइए, ये कोई प्रोडक्ट है जिसे मार्केट में बेचा जा सकेगा, क्या ये रिकवरी के लायक है? कोई कहे मेरे अंजी में फैक्ट्री में आग लग गई, 2 लाख का नुकसान हो गया, आप ये लो लॉस लोगे आपको क्या बाट में जाओ, हमें क्या मतलब है, दूसरी गली से निकल जाएंगे हम क्या लेंगे लॉस। लॉस रिकवरी के लायक नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे सेल किया जा सकता है, ये कोई पर्सन नहीं है जिससे पैसे मांगे जा सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस रिकवरी अकाउंट में कभी भी भेजना। अच्छा फिर लॉस हो गया तो लॉस को क्या करें फिर, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस किन के हिस्से आते हैं,
पार्टनर के। भैया प्रॉफिट है या लॉस तो पार्टनर के अकाउंट में डालेंगे, और क्योंकि ये लॉस है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, और डेबिट से में यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने इसका अकाउंट भी क्लोज कर दिया। ऊपर पार्टनर की रेशियो देखो गिवन है 3:2, 3:2 गिवन है। उस हिसाब से कितना लॉस इनको मिलना चाहिए, एक को 2400 और दूसरे को 1600। सबको क्लियर है? मैंने असेट साइड से सारे अकाउंट कहीं ना कहीं पोस्ट कर डाले। 3 ही अकाउंट मैंने बनाए। मैंने कहा अकाउंट को छोटा करो, इतने सारे बोझ को लाद के रखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस आगे चलाना नहीं है। 3 अकाउंट बनाए सिर्फ, और सारी की सारी एसेट इन तीनों अकाउंट में पोस्ट हो गई है। कोई भी मैंने एसेट छोड़ी नहीं है। और एक बार लुक देख लीजिए, कोई भी एंट्री क्रेडिट साइड में नहीं होगी, कोई भी एक सिंगल एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। सभी की सभी एंट्री कौन सी साइड में है, डेबिट, क्योंकि एसेट के बैलेंस ही डेबिट होते हैं। अगर तुम खुद के अकाउंट में लिखोगे तो भी डेबिट होगी, और कहीं ट्रांसफर कर दोगे, अगर तुम्हारा मन कहीं ट्रांसफर करने का है तो ट्रांसफर होके भी होगा तो वो डेबिट ही। तो बहुत सारी अकाउंट को तुमने ट्रांसफर कर दिया रिकवरी अकाउंट में। कुछ असेट ऐसी निकली, एक असेट ऐसी निकली जिसपे हमें डाउट था रिकवरी नहीं हो पाएगी। हमने कहा भैया रिकवरी नहीं हो पाएगी, रिकवरी अकाउंट में नहीं भेजेंगे, पार्टनर को दे दिया वो। एक कैश अकाउंट था, उसको तो हमने कंटिन्यू करना से बंद किया ही नहीं, हमने उसको आगे कंटिन्यू कर दिया। सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो आपका 50% क्वेश्चन एक तरह से खत्म हो गया, क्योंकि सारी एसेट की हमने एंट्री कर दी। अच्छा, इस अकाउंट का एडवांटेज भी आपको नजर आने लगा होगा कि इससे हमारे को वो सारी की सारी आइटम एक जगह इकट्ठी मिल गई है जहां से हमें मनी आने वाली है। अभी 1 रुपया भी नहीं आया है, अभी तो हमने सिर्फ अकाउंट में पोस्टिंग किया कि यहाँ से पैसा लेना है, लिया अभी 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक लिस्ट रेडी हो गई है कि ये 6 आइटम ऐसी हैं, 6 अकाउंट से हमें मनी रिकवर करने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। अगर मैं लायबिलिटीज के अकाउंट फिर बनाने के लिए तुम्हें कहूँ तो लायबिलिटीज के अकाउंट कौन सी साइड से शुरू होंगे भाई, क्रेडिट साइड से। असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ जी मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के दिखाओ, तो क्रेडिटर के अकाउंट में तुम क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी, और इस क्वेश्चन में 30,000 का बैलेंस दिया हुआ है। दूसरा बिल्स पेबल। अगर मैं तुम्हें बोलूँ बिल्स पेबल का अकाउंट बनाओ तो उसमें क्या लिखोगे, आप कहोगे सर वही लिखेंगे बैलेंस बीडी, लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में ही बैलेंस लिखा जाएगा। और उसके अलावा बैंक लोन, इसका भी नाम लायबिलिटीज में, इसका मतलब इसका भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, बाय बैलेंस बीडी, और कितना बैलेंस होगा 12,000। और भी अकाउंट है, लेकिन समझाने के लिए मैंने 3 अकाउंट पहले यहाँ पे शो किए। अब बताइए मुझे आगे बिजनेस तो आगे कंटिन्यू करना नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने अपने असेट के अकाउंट क्लोज किए बिल्कुल उसी तरीके से अपनी लायबिलिटीज़ के अकाउंट भी क्लोज करूँगा। अच्छा, लायबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज करने के लिए बाद में इनका पैसा भी चुकाना होगा या बस क्लोज ही करके बैठ जाएंगे? कहाँ से पैसा आएगा आपके पास, पैसा आएगा कहाँ से? पार्टनर को घर से लाने के लिए बोलेंगे पैसा, या बिजनेस की जो ये असेट्स हैं उनको बेच के पैसा इकट्ठा करेंगे, वही पेमेंट के लिए काम में लाना ज़्यादा सही होगा? बिजनेस की एसेट को बेच के जो पैसा आएगा उसी से पेमेंट करना ज़्यादा सही होगा। इसलिए मैं ये सारे के सारे अकाउंट भी रिकवरी अकाउंट में भेजने वाला हूँ। भैया एक हाथ से रिकवरी लेंगे, दूसरे हाथ इनको रिकवरी दे देंगे, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर का, ठीक है। तो ये सारे की सारी लायबिलिटीज जिनके पैसे चुकाने पड़ते हैं वो सब भी रिकवरी अकाउंट में भेजने वालों में। तो पहले बताइए क्या क्रेडिटर के पैसे चुकाने पड़ेंगे, मांगने आएंगे लोग पैसे? बिल्कुल मांगने आएंगे और हमें चुकाने पड़ेंगे, तो हमें इसका अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में अभी इसमें, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना जरूरी है, डेबिट साइड में पूरे 30,000 की एंट्री डलवाना जरूरी है, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो बोलेंगे अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। तो मुझे एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। बताओ क्या जर्नल एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 30,000 की जर्नल एंट्री बनेगी क्योंकि इसी से इफेक्ट पूरा होगा। सही, तो हमारी एंट्री मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 30,000 की एंट्री। क्यों 30,000 की, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस ही आपने 30,000 दिया है। जैसे ही मैं ये एंट्री करूँगा मुझे एक बार क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एक बार रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ₹30,000। सबको समझ में आ रही बात? अगली एंट्री बिल्स पेबल। बताइए बिल्स पेबल के पैसे चुकाने पड़ेंगे क्या? भेजो रिकवरी अकाउंट में फिर से, अगर चुकाने हैं तो भेजो। फिर क्या एंट्री बनानी पड़ेगी इसकी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और एंट्री का अमाउंट भी बता दो 10,000, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस ही 10,000। तो मेरी अगली एंट्री हो गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। अब मैं जब इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करूंगा, एक बार तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन, जैसे ही होगा ये अकाउंट क्लोज, और रियलाइजेशन क्योंकि क्रेडिट हो गया यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट ₹10,000। सबको समझ में आ रही बात? अगला बैंक लोन। भैया बैंक लोन के पैसे चुकाने होंगे क्या?
भेजो फिर रिकवरी अकाउंट में इसको भी। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹12,000। और जैसे ही इसकी लेजर पोस्टिंग होगी एक बार तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन, क्लोज ये अकाउंट, और एक बार यहाँ पे आएगा बाय बैंक लोन 12,000। एक लिस्ट और बनना शुरू होगी जिनके पैसे चुकाने हैं। आगे मिसिज एज लोन, बताइए मिसिज ए के लोन के भी पैसे वापस करने होंगे या नहीं करने होंगे? करने होंगे। किसी से भी लोन लिया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। जर्नल एंट्री बता दो फिर इसकी क्या होगी? मिसिज एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बाय मिसिज एज लोन ₹18,000। उसके बाद फिर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी हमने किसी से कर्जा मांगे क्या, आके पैसा मांगेगा उधार का पैसा? आपको कैसे? जनरल रिजर्व तो पार्टनर की कमाई है, कर्जा थोड़ी लिया कि हमने किसी बाहर वाले से। तो भाई अगर कर्जा नहीं लिया तो रिकवरी अकाउंट में मत भेजना, फिर कहाँ भेज देंगे इसे? कैपिटल में दे देंगे, जिनका पैसा उन्हीं को देंगे तो कैपिटल अकाउंट में। लेकिन पहली लाइन में मत लिख देना, क्योंकि पहली लाइन में हमेशा अकाउंट का बैलेंस होता है। बैलेंस बीडी अकाउंट की पहली लाइन में लिखा जाता है, इसलिए रिजर्व तो जरूर लिखना, और ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में लिखना, लेकिन सेकेंड नंबर पे। कितना है जनरल रिजर्व में? 6,000, और उनकी रेशियो है 3:2। उसका मतलब ये हो गया 3600 एंड 2400। और अब कैपिटल का बैलेंस, कोई भी अकाउंट बनाया देखो लायबिलिटीज सबके अंदर बाय बैलेंस बीडी लिखा। कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूँ तो इसमें भी क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी 30,000 एंड 20,000। सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब एक्चुअल में मेरा 50% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने पूरी बैलेंस शीट पोस्ट कर दिया और इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। कितना आसान है, कोई कंसेप्ट नहीं, ना न्यूमरेशन निकाली, ना गेनिंग रेशियो का चक्कर हुआ, ना कोई ट्रीटमेंट गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आया। बाकी हर चैप्टर में कोई ना कोई अपनी टांग अड़ाता है। पहले तो न्यूमरेशन निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, उसके अलावा फिर आपको न्यू रेशियो के साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कभी कभी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, किसी में गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, नहीं तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही कर दो। जनरल रिजर्व वगैरह के अलग अलग तरीके होते हैं। बैलेंस शीट में चेक करो वर्कर कॉम्पनसेशन फंड का क्या हुआ और बाकी चीज़ों का क्या हुआ, जबकि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक ही बार हमने पूरे बिजनेस को क्लोज कर दिया। ठीक है जी, ये करते ही तुम्हारे सामने ये सारे अकाउंट फिनिश। अब सिर्फ 3 अकाउंट तुम्हारे पास बचे हैं, बाकी सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं। 3 जगह बैलेंस छोड़े तुमने, एक तो रिकवरी अकाउंट में बैलेंस छोड़े, दूसरा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस छोड़ा है, तीसरा कैश में। बाकी स्टॉक का अकाउंट बंद कर दिया, बिल्डिंग का पेज फाड़ दिया, क्रेडिटर का कोई बैलेंस नहीं है, बैंक लोन का कोई बैलेंस नहीं है। सिर्फ ये 3 जगह पे हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है। सबको समझ मेरी बात? अकाउंट हमने बहुत छोटे कर दिए, बोझ हमारा काफ़ी कम हो चुका है। अब रिकवरी अकाउंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अकाउंट को क्लोज किया है, लिस्ट बन गई है। मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये लिस्ट बन गई है, कितने पैसे लेने हैं, कहाँ से पैसे लेने हैं और किस किस के पैसे चुकाने। दोनों अपोजिट है। और अकाउंट्स की एक खास ब्यूटी है कि 2 अपोजिट चीज़ें हमेशा अकाउंट में साथ रहती है। चाहे प्रॉफिट और लॉस को देख लो, याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? एक साइड में खर्चे होते हैं, दूसरे में उसका अपोजिट इनकम है। दोनों बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान रहेंगे साथ। अब क्या करें, अलग कैसे हो जाएंगे? ठीक है, हमारी बैलेंस शीट, एक असेट पैसा जहाँ से आएगा, एक उसका एकदम अपोजिट पैसा कहाँ जाएगा। दोनों बिल्कुल अपोजिट लेकिन रहते साथ हैं बैलेंस शीट के अंदर। वैसे यहाँ पे भी 2 अपोजिट टाइप की चीज़ें हमारे पास। ये वो आइटम है जहाँ से रिकवरी होनी है और ये वो आइटम्स है जिनकी हमें पेमेंट करनी है। दोनों बिल्कुल अपोजिट है लेकिन दोनों एक ही अकाउंट में। अब एक्चुअल रिकवरी करनी है। अभी तक सिर्फ लिस्ट बनाई है, अब एक्चुअल मार्केट में जाना है, इन 6 चीज़ों को बेचने की कोशिश करनी है या जिनसे पैसा मांगना है उनसे पैसा मांगने की कोशिश करनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखा है एकदम उतना अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगा? 99% एक भी वैल्यू मैच नहीं करेगी। कहीं आपको पैसे कुछ कम मिलेंगे और कहीं ज़्यादा। एक भी फिगर मुश्किल से टैली करेगी बिल्कुल सेम फिगर से, बाकी सारी चीज़ों की फिगर कम या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं वो खुद बताएगा कि किस असेट से कितनी रिकवरी हुई। सबसे पहले हमें अपने असेट की रिकवरी करनी है, क्योंकि मनी आ जाएगी तभी तो पेमेंट करेंगे ना, इसलिए पेमेंट होगी बाद में, पहले क्या होगा, रिकवरी शुरू होगी। हम अपने गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, इन सबसे रिकवरी, कैश कलेक्शन करना है। अभी तक कैश कलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ लिस्ट रेडी हो गई है, अकाउंट क्लोज हो गए। तो चलिए, इसमें लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट असेट्स पर सोल्ड एंड रियलाइज एज फ्लोज। हमने अपनी असेट बेच दी और रियलाइजेशन ये हुआ, एक भी फिगर मैच होती नजर नहीं आएगी। सबसे पहले गुडविल, कितने पैसे मिल गए? 6,000 रुपये मिल गए। अच्छा, नॉर्मली अगर हम कोई चीज़ बेचें तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू उस असेट का नाम जिससे रिकवरी है। अगर मशीन बेचे तो मशीन,
बिल्डिंग बेची है तो बिल्डिंग, गुडविल बेची है तो गुडविल, कस्टमर है तो डेटर, ऐसे लिखते हैं। आप सन्ड्री एसेट का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इस समय नाम किसका आ गया, गुडविल। लेकिन इस जर्नल एंट्री को करने में एक छोटी सी दिक्कत आएगी कि अगर मैं इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करने लगा तो कैश तो चलो ठीक है डेबिट हो जाएगा, लेकिन गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा फिर से, जबकि मैंने अभी गुडविल का अकाउंट क्लोज किया था। इस जर्नल एंट्री से गुडविल का अकाउंट फिर से क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मुझे जर्नल एंट्री में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं कहूँगा जी अब मैंने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, और क्योंकि मैंने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए हैं इसलिए जो भी मेरी रिकवरी होगी वो सारी की सारी रिकवरी मेरा प्रॉफिट माना जाएगी। जो भी रिकवरी होगी, जितनी भी रिकवरी होगी वो सारा क्या मानी जाएगा, मेरा प्रॉफिट। और जो सारा का सारा प्रॉफिट है उसके लिए आप सिर्फ एक ही अकाउंट आपके पास है जो यहाँ पे रिकवरी के लिए यूज करने वाले हैं, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर आपको कोई भी रिकवरी हो तो आप सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चाहे स्टॉक से रिकवरी हो तब भी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन। स्टॉक का अकाउंट है नहीं हमारे पास, कहाँ है स्टॉक का अकाउंट, यहाँ पे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। अगर कोई कस्टमर पैसे दे जाए, अगर अकाउंट क्लोज होने से पहले पैसे देता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब नहीं कर सकते कैश टू कस्टमर, अब करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसका मतलब इसने जो पूरी लिस्ट दी है, गुडविल की भी ये एंट्री है, बिल्डिंग बिकेगी उसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, प्लांट बिकेगा उसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, कस्टमर ने डेटर ने पैसा दिया उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, और इसने लिखा टाइपराइटर बिक गया उसकी भी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। सबकी एंट्री एक ही है। जब सबकी एंट्री एक ही है तो आप इतना झंझट में ना पड़ो, सीधा इधर लिखो, जब एंट्री एक है रिलेशन अकाउंट क्रिएट होगा, सिर्फ नाम लिखो बाय कैश और सारी की सारी रिकवरी के नाम लिख दो। सबसे पहले गुडविल से कितने पैसे मिले भाई, 6000, घाटा हो गया वैसे क्योंकि 10,000 के थे, लेकिन कभी भी इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस मत निकालना, हम लास्ट में टोटल एक साथ निकालेंगे, कहीं कहीं पे फ़ायदा होगा और कहीं कहीं पे नुकसान। अभी तो अब मुझे बताओ कैश कितना कितना मिल रहा है, बिल्डिंग से कितना मिला भाई, वहाँ पे रखा होगा 25,000, अभी तो 50 मिल रहे, जेब में डालो 50,000। अगली एंट्री प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे लिखा था 25,000, उससे कोई मतलब नहीं है, जितना पैसा आ रहा है उतने की एंट्री करते जाओ, कैश की हेडिंग में कैश का अमाउंट। उसके बाद डेटर से कितनी रिकवरी हुई, कोई भी फिगर मैच नहीं कर रही, डेटर 15,000 लिखे थे, यहाँ पे उसने रिकवरी अमाउंट कितना बताया, ओनली 10,000। और ये टाइपराइटर लिस्ट में था भी नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, आती लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते, ठीक है। टाइपराइटर लिस्ट में वो नाम हो चाहे ना हो, हमारे लिए एक बराबर है। सोचो अगर उसका नाम होता तो तुमने अकाउंट क्लोज किया होता, है नहीं तो पहले से अकाउंट क्लोज है, तो वो ज़्यादा आसान हो गया। रिकवरी तो हो रही है ना, रिकवरी की एंट्री करनी है, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। कोई भी एंट्री आए आपके पास रिकवरी की, उसकी एंट्री हमारी सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वो कहेगी एंट्री हमारे पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने वो सरेंडर कर दी, एंट्री वो भी तब भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, चाहे उसका अकाउंट है या अकाउंट नहीं है, हमारी एंट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा वैसे ये टाइपराइटर आ कहाँ से गया, अकाउंट में तो कोई बैलेंस था नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का टाइपराइटर हमने बेच दिया हो, मकान किराएदार खाली करता है, पड़ोसी की चारपाई बेटा चढ़ा दे, ऐसा तो नहीं, ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ये टाइपराइटर। फिर हमारा टाइपराइटर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों नहीं नजर आ रहा भाई कुछ हमारे मेथड होते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं नज़र नहीं आने के। एक तो हमारा एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसकी खासियत ये होती है कि वो डेप्शन कांस्टेंट लगाता रहता है, वो ये नहीं देखता कि एसेट की वैल्यू कितनी बची है, वो एक फिक्स रेट से डेप्शन लगाता रहता है और एक सर्टेन टाइम में उसकी वैल्यू 0 तक पहुंचा देते हैं। लाइक हमने ये टाइपराइटर खरीदा 20,000 रुपये का और हमने सोचा इसकी लाइफ 10 साल है, हमने 2,000 डेप्शन लगाना शुरू कर दिया, 10 साल में पूरा डेप्शन लग गया, लेकिन टाइपराइटर अभी भी काम करते हैं तो क्या करें भाई, उसको मिट्टी तेल डाल के आग लगाएं उसको, क्या करें। आपको सर डेप्शन लग गया, 0 बैलेंस हो गया, लेकिन यूज़ करते रहो, यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं है। एक और कारण हो सकता है कि हमारे को इसका बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, वो है कि आपने कोई एंट्री मिस कर दी हो, लेकिन ये चांस ना के बराबर है, क्योंकि चीज़ दिख रही है तो अगर एंट्री मिस भी हो जाएगी तो ध्यान आ जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली क्यों असेट के अकाउंट गायब हो जाते हैं और वो बिकती है, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका होता है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो चुकी होती है, लेकिन बेचते समय उसकी कुछ रिकवरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी बहुत सारी असेट बिक गई है, लेकिन कुछ असेट फिर भी छूट जाती हैं जो कि मार्केट में रेडीली नहीं बिक पा रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, हम क्या फिर डिसोल्यूशन को होल्ड पे रखेंगे? नहीं, अगर लास्ट में भी अगर कोई असेट बच जाती है
तो हम पार्टनर को वो हैंड ओवर कर दे, कहते हैं भैया ये एसेट बच गए, ये आपस में तुम लोग आपस में शेयर कर लो और डिसोल्यूशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ एसेट लास्ट में बच जाती है जो कैश में रिकवरी नहीं हो पाई, या कोई पार्टनर खुद से ही लेने में इंटरेस्टेड है कि भाई ये कोई चीज़ है मुझे दे दो, तो हम उतने दाम में वो चीज़ एसेट उसको बेच सकते हैं और उतने पैसे उसके काट लेंगे। से बाई चांस किसी पार्टनर ने कहा भी ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट मुझे दे देना, मैं शेयर बाजार में डील करता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट मुझे दे देना, हम ठीक कहेंगे ले लो इन्वेस्टमेंट, 5,000 की इन्वेस्टमेंट लोगे तो 5,000 तेरी कैपिटल में से काट के दीजिए, बाकी पैसे वापस करेंगे। ठीक है, मुफ्त नहीं मिलेगी किसी पार्टनर को। तो कोई पार्टनर अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वो पार्टनर को भी हम एसेट बेच सकते हैं। जैसे बाहर वाले लोगों से कैश बेचा, पार्टनर को बेचोगे तो पार्टनर के नाम की एंट्री कर देना जो उसके कैपिटल अकाउंट से कट हो जाएगी बाद में। तो देखिए इसमें कुछ पार्टनर ने भी कुछ लिया क्या, बी एंट्री में ए टुक स्टॉक एट 8,000 एंड बी टुक इन्वेस्टमेंट एट 15,000, कोई वैल्यू मैच नहीं करेगी। ए ने कहा भैया स्टॉक तुम मुझे दे दो चलो, तो अगर कोई भी कुछ लेता है तो रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर। अगर ए ने ले लिया तो ए अकाउंट डेबिट और बी ने ले लिया तो है तो ये भी रिकवरी, तो कहाँ पे जाएगी इसकी एंट्री, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए ने क्या लिया, अभी ब्रैकेट में नाम लिख दो, स्टॉक 8,000, और बी ने क्या ले लिया, तो यहाँ पे लिखो बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, कितना 15,000। ठीक है जी, सबको समझ आ गया। अब आपकी सारी एसेट की रिकवरी हो गई है, जितनी भी एसेट थे इसमें कोई भी एसेट आपके पास बाकी नहीं रह गई है। ठीक है, 5 एसेट तो आपने कैश में बेच दी, और जो 2 एसेट तुम्हारे पास रह गई थी वो 2 एसेट हमने किसको हैंड ओवर कर दी, एक एसेट हमने ए को दे दी और एक एसेट हमने बी को दे दी। ठीक है जी, अब रिकवरी होगी सारी, तब आपका क्या फर्ज बनता है, अगर सारे पैसे इकट्ठे हो चुके तब आपका क्या फर्ज बनता है, ये 4 लोगों की लायबिलिटी बाकी है, वो 4 लोगों की पेमेंट आपको करनी चाहिए। अब देखते हैं कौन कितनी पेमेंट मांग रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हम पूरी 100% पेमेंट करते हैं, बाकी क्वेश्चन में अगर वो कम करवाना चाहे तो कम कर सकता है, बाकी हमारी तरफ से पेमेंट 100% होगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट, सी एंट्री, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट 5% डिस्काउंट। हमने क्रेडिटर और बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी। अगर आप नॉर्मल पेमेंट करें कभी भी लाइफ में तो क्रेडिटर की पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर टू कैश। आपको क्या लगता है अभी एंट्री करना सही होगा, कर सकते हैं एंट्री? इस एंट्री को करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट फिर से क्रिएट हो जाएगा, और मैं क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज कर चुका हूँ। किस नाम से क्लोज किया था, रिलेशन, तो अब पेमेंट के वक्त भी मुझे रिलेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं जो भी पेमेंट करूँगा सब लॉस माना जाएगा, जो भी रिकवरी है सब इनकम माना जाएगा, इनकम आती है क्रेडिट साइड में, और जो भी पेमेंट होंगी वो सब क्या माना जाएगा, लॉस। और लॉस कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में। इसलिए किसी भी वजह से कोई भी पेमेंट मैंने की वो सब मेरे लिए लॉस माना जाएगा। और मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाय डिफ़ॉल्ट मैं 100% पेमेंट करूँगा, बाकी वो चाहे तो कम करवा सकता है। इसने बोला है क्रेडिटर और बिल्स पेबल पेड 5% डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो क्रेडिटर को पूरे 30,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी पेमेंट करना काफ़ी होगा क्रेडिटर की, 5%, 1,500 रुपये कम कर दो, 28,500। और बिल्स पेबल 10,000 के थे, 100% पे करते हम तो। उसने खुद ही बोला है कि बिल्स पेबल ने भी डिस्काउंट दे दिया, तो 500 रुपये डिस्काउंट, 9,500। जो पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है वही तुम्हारे लिए लॉस हो जाएगा। अगली एंट्री, ए एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। ए कह रहा है भैया वाइफ का लोन मैं दे दूंगा। ध्यान रखना, पार्टनर के किसी लायबिलिटी को लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए अगर पेमेंट किसी लायबिलिटी की करेगा तो इसका मतलब समझते हो, हमें पैसा ए को देना पड़ेगा, फिर ए जाके उसकी पेमेंट कर देगा। ए अपनी पॉकेट से नहीं करेगा, ए कहेगा मैं जाके दे आऊँगा, तो उसके पैसे में किसको देने पड़ेंगे, जहाँ मिसिस ए को देते वही पैसे में किसको हैंड ओवर करने पड़ेंगे, मिस्टर ए को। तो अगर ए कहता है कि वो पेमेंट कर देगा तो ये उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ा देगी। ठीक है, चलो नई एंट्री बनाते हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो सारी पेमेंट कहाँ पे जाएगी, रियलाइजेशन। और क्रेडिट द गिवर, किसके थ्रू करवा रहे हैं हम ये पेमेंट, ए से, तो नाम लिखा जाएगा टू ए। यहाँ पे लिख देंगे टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे किसकी पेमेंट होगी, मिसेज लोन की पेमेंट हो गई है। कितनी पेमेंट, अमाउंट इसमें दिया नहीं हुआ है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। हमारी तरफ से पेमेंट 100% होगी। 100% माने कितना, यहाँ पे 18,000 था तो पूरे 18,000। एक चीज़ और बता रहे हैं वो, रियलाइजेशन के एक्सपेंस में 2,000 पेमेंट करनी पड़ेगी,
लॉस है, जितनी भी पेमेंट होगी सब लॉस है। यहाँ पे डाल दीजिए एक्सपेंस। इसके बाद ये क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी। जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए तो एक बार आपको एक चेक जरूर कर लेना है, क्या सच में सारी लायबिलिटीज हमने चुका दी हैं, क्या उसने सभी लायबिलिटीज के नाम गिना दिए। चेक करना क्या सारे नाम गिना दिए उसने, क्रेडिटर का नाम गिना दिया है, बिल्स पेबल गिना दिया है, मिसेस लोन के नाम के बारे में गिना दिया है, कम पैसे ज़्यादा पैसे, एक चीज़ के बारे में उसने कोई बात ही नहीं की है, बैंक लोन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला अगर वो किसी भी लायबिलिटी के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन देगा तो हम 100% पेमेंट करेंगे, हम कभी ना किसी को कम देंगे ना किसी को ज़्यादा। तो अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी कोई मिस हो रही है तो समझ जाना कि उसकी तुम्हें फुल पेमेंट करनी पड़ी होगी, उसने इसलिए कोई एडजस्टमेंट दी नहीं। तो कैश की एडिंग में एक नाम और लिखने वाला हूँ, बैंक लोन। कितना अमाउंट, 12,000। ठीक है जी। अब जा देख लेते हैं टोटल ऑफ दो कॉलम जो कैश के हैं, 28,500, 9,500, इधर का टोटल 6,000, 70,000 और 12,000। ठीक है जी, मैंने अकाउंट बना लिया। अब आखिरी स्टेप पे पहुंच रहे हैं हम। उसके बाद ये चैप्टर ही पूरा खत्म होने को होगा ये, क्योंकि पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में काम यही है। ना कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा कभी भी, ना कोई एडजस्टमेंट एंट्री आएगी, ना कुछ और आएगा। बस आपको ये एसेट आपको बेचनी है और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। आखिरी स्टेप क्या होगा इसका, अब आप ये अकाउंट टोटल करेंगे। जब आप ये टोटल करेंगे इसकी दोनों साइडों का टोटल सेम, आपको क्या लगता है सेम आएगा? नहीं, डिफरेंस आएगा। और ये जो डिफरेंस है ये आपका टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस होगा। कहीं कहीं पे में फ़ायदा भी हुआ, कहीं कहीं नुकसान भी हुआ। देखो गुडविल पे नुकसान हुआ, 10,000 की थी 6 में बिकी, तो बिल्डिंग पे फ़ायदा भी तो हुआ, 25 की थी और कितने की बिकी, 50 की। देखो क्रेडिटर से भी फ़ायदा हुआ हमें 1,500 रुपये का, 30,000 रुपये चुकाने थे, 28,500 में मान गए। बिल्स पेबल पे भी फ़ायदा हुआ, 10,000 चुकाने थे, 9,500 मान गए। तो कहीं कहीं प्रॉफिट हुआ है, कहीं कहीं लॉस हुआ है। फाइनल प्रॉफिट या फाइनल लॉस क्या वो जानना है, उसके लिए आपको टोटल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाएगा, 30,000 है, 10,000, 12,000, 18,000, 88,000 और 23,000, 1,81,000। यहाँ का टोटल आएगा 1,79,000 और इससे आपका जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,000। अब आपको क्या लगता है प्रॉफिट अगर आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑब्वियसली ए और बी का नाम। कौन सी रेशियो इस्तेमाल करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, उसके हिसाब से 1200 और 800। ठीक है भैया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक छोड़ा हुआ है, वो ये मैं जब ये अकाउंट बना रहा था मैंने सारा का सारा फोकस रिकवरी अकाउंट पे रखा, इसकी लेजर पोस्टिंग अभी तक नहीं की है। अब लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग यहाँ तक जो मैंने तीर का निशान लगाया, ये आपको एग्जाम में नहीं लगाना तीर का निशान, घायल वैल हो जाओगे, कोई आँख में लग गया तो चोट लग जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि भैया यहाँ तक जितनी एंट्री आई है सब बैलेंस शीट से उठ के आई है, उनकी लेजर पोस्टिंग बैलेंस शीट से यहाँ पे आई है, उनके अकाउंट बंद हो गए। इसके बाद जितनी भी आपने एंट्री की है वो सारी की सारी न्यू एडजस्टमेंट थी, और हर नई एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट लेने पड़ते हैं। और एडजस्टमेंट के इफेक्ट 2 जो होते हैं उनमें से एक इफेक्ट हमेशा क्या होता है, डेबिट, और दूसरा क्या होता है हमेशा। इसका इफेक्ट लेना इतना आसान है क्योंकि आपने सारे नाम लिखे हुए हैं, इसलिए इफेक्ट लेने में कोई भी परेशानी आएगी। जो नाम लिखा है उस अकाउंट में इफेक्ट ले लो। सबसे पहले इतनी सारी एंट्री के, लेकिन उसका एक अमाउंट हमारे पास 52,000 रुपये निकला है। कौन से अकाउंट का नाम लिखा है, कैश। जो डेबिट है वो अब दोबारा डेबिट तो नहीं होगा, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे जी बाय रियलाइजेशन, ये सन्ड्री लायबिलिटीज़ की एंट्री हमने एक ही साथ कर दिया और ये 52,000 रुपये की एंट्री होगी लेजर पोस्टिंग। उसके बाद आपने देखो फिर ए का नाम लिखा है। मैंने बोला था कोई लायबिलिटी के अगर कोई पार्टनर पेमेंट करे अपनी जेब से नहीं देगा, उसके पैसे हमें उसे पे करने पड़ेंगे, तो उठा के ले जाएगा अपने अकाउंट में। देखिए मैंने को 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देना, मिसेस का लोन भी चुकाना है, डेबिट है, अपने आप उसकी लेजर पोस्टिंग ए के अकाउंट में जाएगी। और देखो उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ा रही है एंट्री, रियलाइजेशन, मिसेस लोन की एंट्री। पहले कैपिटल कितनी थी, 30, 18,000 की एंट्री और हो गई तो 48 नहीं होगी उसकी कैपिटल, ज़्यादा पैसा नहीं वापस मांगेगा, उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया इससे। तो बोलो बढ़ा नहीं बढ़ा, इधर बैलेंस 30 था, 18,000 और आ गया, तो अब डिफरेंस निकालेंगे तो 18,000 फालतू नहीं मिलेगा उसको, अपनी जेब से नहीं दे रहा। एक नहीं सोचो कि हाँ जी कोई दानवीर कर्ण की 8वीं संतान है, ये अपनी जेब से पैसा देगा, 1 रुपया नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिखा नाम, अपने अकाउंट में एंट्री ले गया वो, और उसके अकाउंट में जाके एंट्री हो गई, उसके अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा उसकी कैपिटल का, अब ज़्यादा पैसा उसे वापस मिलेगा। चलिए फिर आपने प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट के बाद फिर नाम किसका डाल दिया, तो
ARB के अकाउंट में पोस्टिंग होगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, होगी भी लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग साथ साथ करने की टेंशन मत देना, पहले ये बन जाए उसके बाद फटाफट लेजर पोस्टिंग हो जाए, गलती के चांस ही नहीं है कोई। इधर से आ जाओ, इसके ऊपर के अकाउंट आपने बैलेंस शीट से लिए थे, इसके बाद जो भी नाम लिखे हैं आपने सबके अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी। सबसे पहले कैश, कैश की इतनी सारी एंट्री, लेकिन हमने एक टोटल कर लिया, ये हमारे को काम फास्ट कर देता है कि 10 एंट्री हो एक ही टोटल होगा और एक ही साथ लेजर पोस्टिंग ले लेंगे। 88,000 क्रेडिट है, अब क्या होगा, कैश अकाउंट में डेबिट होगा। टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स की एंट्री है ये 88,000। फिर किन का नाम है भाई, ए का भी नाम है और बी का। मुफ्त नहीं मिल रही चीज़, अब इनकी कैपिटल कटेगी भी। कहीं सोचेंगे जी मुफ्त में तो हर कोई कहेगा मुझे भी दे दो मुझे भी दो। हिंदुस्तान में तो कहावत है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मुफ्त में तो कोई मना ही नहीं करता, कूड़ा दो तो लोग कहते हैं वो भी दे दो, कबाड़ी को बेच देंगे कोई बात नहीं, समझ आ रही है। तो यहाँ पर ए और बी का अगर नाम लिखा है तो पोस्टिंग होगी कहाँ पे, ए और बी क्रेडिट है, अब कहाँ पे पोस्टिंग होगी, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स। ए ने कितने के लिए है और बी ने, देखो उनकी कैपिटल का बैलेंस ये कम करेगी। हो गया यहाँ से सारा इफेक्ट, फाइनल इफेक्ट पे पहुँच गए अभी। अब हमने कहा जी भाई बातें ना करें, इधर हमने अभी ये सारा का सारा अकाउंट नील कर दिया, प्रॉफिट पार्टनर को दे दिया, सारा अकाउंट फिनिश। अब पार्टनर के जी सारा लेन देन हो गया, तो हमारी भी कैपिटल की मनी हमें वापस कर दो। हम कहेंगे ठीक है जी तुम्हारे कैपिटल का बैलेंस देखते हैं, जिसकी कैपिटल में जितना बैलेंस होगा उतना पैसा उसको वापस मिलेंगे। बराबर नहीं देंगे, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है किसने कितनी कैपिटल लगाई और उसका कितना बैलेंस है। तो एक ही कैपिटल की बात करते हैं। एक ही कैपिटल में 30,000 तो पहले से था, 3,600 उसके बाद हो रहा है 18,000 और 1,200, 52,800, 52,800। हम कहेंगे 52,800 में इतने पैसे काट लो इसके, एक तो इसमें 2,400 और दूसरे 8,000, 42,400 इसके अंदर बैलेंस बच गया। चलो हम इसकी बात करेंगे। दूसरे पार्टनर की अगर बात करेंगे तो ये 20,000 है, 2,400 है और 800 है, 23,200। और उसमें से माइनस हम कर देते हैं 16,600, तो बचा 6,600। ये जो दोनों फिगर आ गया हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब करना क्या है, आगे बिजनेस करना है, क्या करना है तो बैलेंस छोड़ दो इनके कैपिटल अकाउंट में, आगे बिजनेस करना है तो हम कहेंगे सर आगे बिजनेस नहीं करना, तो भैया इनका पैसा वापस करो। वापस करने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी कैश ले लो अपना। अभी तक बैलेंस सीडी लिखते थे, आज बैलेंस नहीं लिखना, आज बिजनेस का पैसा उनको जैसे लिया था वैसे वापस कर। और अगर तुमने कैश लिखा है तो कैश अकाउंट बन रहा है, पोस्टिंग होगी या नहीं होगी, डेबिट है तो कहाँ पोस्टिंग होगी। एक बार लिखेंगे बाय एज कैपिटल और एक बार लिखेंगे बाय बीज कैपिटल। 42,400, 6,600 टोटल इधर का देखते हैं। 52,000 था, उसके अलावा 42,400 है और 6,600 है, 1,01,000। और इसका टोटल तो वैसे ही नज़र आ रहा है 1,01,000। आपके कैश की बोथ साइड इक्वल आ गई है। इसका मतलब कैश का अकाउंट तो अपने से ही क्लोज हो गया, बैलेंस बचेगा तो ही तो कुछ बैलेंस है। हमने इसकी दोनों साइडों का टोटल कितना पाया, सेम। नोट बाद में करना, पहले समझ लो एक मिनट, ठीक है। इसका टोटल क्या आ गया, सेम। इसका मतलब क्लोज हो गया। आज अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे एक बैलेंस शीट बनाओ, एक बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो आप बैलेंस शीट में बस सोचते रहेंगे लिखें क्या, कहीं पे कोई बैलेंस ही नहीं है। पहले यहाँ पे क्लोज कर दिए सारे अकाउंट, इसका जो बैलेंस बचा वो कैपिटल अकाउंट में डाला, कैपिटल के अंदर कैश डाल के इसको क्लोज कर दिया, कैश का दोनों साइड बराबर आ गई। आपकी बैलेंस शीट में ना किसी एसेट का नाम लिख सकोगे, ना कोई लायबिलिटी और ना ही कैपिटल, कहीं पे भी आपने बैलेंस निकाला ही नहीं और सारे अकाउंट क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। इसका मतलब ना बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी बची, ना बिजनेस में कोई असेट बची, ना बिजनेस में कोई लायबिलिटी बची, ना बिजनेस में कोई कैपिटल बची। अब आपका बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो गया। पूरा प्रोसीजर समझ आ गया। एक बार मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि पहला और आखिरी क्वेश्चन स्टेप बस इतनी है, 3 ही अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। अब क्विक रिव्यू दे रहा हूँ मैं कि कैसे करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट की असेट साइड उठा लेंगे, जितने भी नाम ऐसे नजर आएंगे जिनसे रिकवरी होगी वो सारी की सारी चीजें इधर एक लिस्ट में बन जाएंगी। अगर आपको कोई चीज ऐसा लगता है कि रिकवरी के लायक ही नहीं है तो उसे उठा के पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो लॉस होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री की है। और कैश हो या बैंक हो, उनका अकाउंट ओपन कर लेना।
मैंने कैश का अकाउंट ओपन कर लिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज जिनके कर्जे होते हैं, जिनके पैसे चुकाने होते हैं, सब उठा के रिलेशन में ले जाना। ये बन गई लिस्ट। कैपिटल का बैलेंस और कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो किसको दे देंगे बेनिफिट, उसका बेनिफिट हम पार्टनर को देंगे, वो यहाँ पे आ गए। बस उसके बाद एक्चुअल सेल शुरू करेंगे। जितनी भी एसेट यहाँ पे थी उन सबके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब 1 रुपया भी आपको अगर मिलता है तो आपकी इनकम बनेगी। हमारे अकाउंट्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है, अजम्पशन होते हैं, गोइंग ऑन कंसर्न, याद है? गोइंग ऑन कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। जब आप ये मान के चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो आप फिक्स असेट और करंट असेट और इनकम और एक्सपेंस में फर्क करते हैं कि भाई ये हमारी असेट है, ये हमारा एक्सपेंस है। अगर आप गोइंग ऑन नहीं है, जैसे ही आप ये कंसेप्ट चेंज करते हैं, कोई भी हमारे पास असेट होती नहीं है। जितनी भी असेट होती है सब खर्चा बन जाती है, सारे अकाउंट क्लोज करती है, और जो भी रिकवरी होती है वो सब इनकम बन जाती है। तो जैसे ही हमने ये अजम्पशन चेंज कि हम गोइंग ऑन कंसर्न नहीं है, हमारे पास कोई असेट नहीं है, हम असेट किसी को मानेंगे ही नहीं, तो सारे अकाउंट क्लोज कर दिए असेट के। और अगर आपको रिकवरी होगी, 1 रुपए की भी रिकवरी होगी, क्योंकि असेट का कोई अकाउंट ही नहीं है, 1 रुपए की भी रिकवरी क्या बन जाएगी, इनकम। और जब भी कोई भी एसेट रिकवर करेगी, इनकम साइड में लिखनी पड़ेगी। वो इनकम 2 ही नामों से आएंगी, या तो कैश की एडिंग में आएगी या तो कोई पार्टनर लेगा, और कोई रीज़न ही नहीं है, और कोई अकाउंट ही नहीं है। इसलिए जो भी रिकवरी होगी सब की सब इनकम बन जाएगी क्रेडिट साइड में। कैश मिलेगा तो कैश, और कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर, और किसी की भी वैल्यू सेम मैच नहीं करेगी, सबकी वैल्यू डिफरेंट होगी, सबके अमाउंट चेंज होंगे। हमें क्वेश्चन में जो अमाउंट देंगे वही लेंगे। ये करते ही सारी एसेट दिख जाएंगी। फिर आपको लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। अगर वो कुछ देगा अमाउंट तो चेंज करेंगे, वरना हमारी तरफ से 100% सेम अमाउंट रहेगा। लायबिलिटी के बारे में, एक बैंक लोन के बारे में उसने मिस भी किया, हमने उसको भी डाल दिया। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा आप इसका टोटल कर लेना, डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और उसके बाद सबकी लेजर पोस्टिंग, डेबिट वाले क्रेडिट में, क्रेडिट वाले डेबिट में, और उसके बाद फाइनली आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, स्टेप बस इतने हैं। कोई न्यू रेशो नहीं, कोई गेनिंग रेशो नहीं, कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं, प्रोसीजर से। ठीक है, हाँ जी, अब होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों का। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसमें मैंने जानबूझ के हर टाइप की वो सिचुएशन क्रिएट की है जो कि एक मेन क्वेश्चन में पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारी एंट्री डाल दी है। असेट कैश में बिक रही है, असेट पार्टनर भी ले रहे हैं, लायबिलिटीज़ कैश में भी पेड हो रही है, एक ऐसी लायबिलिटी की भी एंट्री हुई है जिसके बारे में उसने कुछ बताया नहीं कि पेड हुई या नहीं हुई, पार्टनर ने भी पेमेंट की है। यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन में डिवाइड होकर नजर आएंगी। किसी में 2 एंट्री होंगी इसकी टाइप की, किसी में 3 एंट्री टाइप की होगी। मैंने सारे टाइप एक ही बार में समझा दिए कि एक ही बार में आपको सारे कंसेप्ट पूरे चैप्टर के समझ में आ जाए कि बस इतनी ही एंट्री है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप से करना। अभी मैंने आपको नोट करा दिया है, इसका सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन अभी घर पे जाके आपको इसे फ्रेश एकदम अपने आप से करना है। कहीं पे हो सकता है तुम अटक जाओ, इसीलिए सॉल्यूशन नोट करा है कि वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। बट अपने हाथ से एक बार कर लोगे तो तुम्हें इसके कंसेप्ट एकदम बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर अपने हाथ से नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे किताब में या कॉपी में लिखा छोड़ दोगे, तो उससे आपकी समझ में कुछ खास ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके अंदर क्या करें, सेम क्वेश्चन को अपने आप से अटैम्प्ट करें। उसके बाद इसके अंदर इसी की एक कॉपी है, अगला क्वेश्चन, सारी एंट्रियाँ बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। आपको ठीक से समझ में आ गया कंसेप्ट, ये चेक करने के लिए अगला सवाल है। बाकी कोई नई टाइप की एंट्री नहीं आएगी, सेम यही टाइप की एंट्री दोबारा से रिपीट होंगी। ठीक है, सिर्फ एक एंट्री इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड। सेकेंड क्वेश्चन में याद है ना, प्रोविडेंट फंड एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में कभी भी हमने प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया? क्योंकि ये पार्टनर का पैसा नहीं होता, ये बल्कि एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है। इसलिए प्रोविडेंट फंड जो है वो जैसे बैंक लोन होता है वैसे ही मानना, और बाद में इसकी पेमेंट जरूर कर देना। बाकी सारे फंड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड जिंदगी में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये पहले यहाँ पे जाएगा लायबिलिटीज़ में, और बाद में इसकी पेमेंट भी करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बाद में अपने से और अटेम्प्ट करने। आज बस इतना ही होमवर्क दूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।